student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying labor and industrial law, under which today we are going to start another law related to the Employee Provident Fund, which covered under the Code of Social Security 2020. तो यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में कोड ऑफ सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2020 बनने से पहले सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बड़े सारे लेबर लॉ इंडिया में अवेलेबल थे। तो 2020 में क्या हुआ कि जितने भी ये सोशल सिक्योरिटी के जो मींस हैं जिसमें प्रोविडेंट फंड आता है, ग्रेजुएटी आती है, मैटरनिटी बेनिफिट्स आते हैं, इन सभी के लिए एक कंबाइंड कोड जो है यहाँ पे बना दिया गया और उसको बोला गया कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। तो इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर प्रोविडेंट फंड की बात की गई है कि हर एक एम्प्लॉय का जो है प्रोविडेंट फंड भी जो है इकट्ठा किया जाएगा और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। इसके अंडर कौन कौन से यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे और क्या स्कीम होगी, फंड कैसे कलेक्ट किया जाएगा, वही कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में बता रखा है। सोशल सिक्योरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पर्सन को जो है उसकी ओल्ड एज के लिए कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंट चाहिए होता है और उसके लिए उसको ग्रेजुएटी जो है प्रोविडेंट जो फंड जो है वो दिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होता है। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर बनाए गए हैं, जिसमें आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन था बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोविडेंट फंड। इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है इस कोड के अंडर प्रोविडेंट फंड को बनाना और उससे रिलेटेड स्कीम को बनाना। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रस्टी बोर्ड, कौन कौन से ऑफिसर यहाँ पे होंगे। तो सेक्शन 14 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बोर्ड नेमली। तो ये सेक्शन 14 के अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड का जो सेक्शन 14 है, इसके अंडर जो है जितने भी ऑफिसर जहाँ पे होंगे उनकी अपॉइंटमेंट की बात जो कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको सारा एक्ट जो है जो बताया गया है बेयर एक्ट के फॉर्म में यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। तो मैं जो चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा आपने सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, अदरवाइज़ ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा और आपको जब बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। तो जो चीज़ों को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा बस उन्हीं को आपने एग्ज़ाम में लिख के आना है और उन्हीं पे आपने कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे पहले ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर यहाँ पे होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इन सभी ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। पहली बात ये किसके लिए, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को वो अपॉइंट करेगी। हु शैल बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड शैल ऑल्सो फंक्शन एज हेड ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप चाहे इसको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए। तो इस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो उसको क्या बोला जाएगा, फंड कमिश्नर जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो उसको बोला जाएगा। इसी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को जो है हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलेंगे और ये हेड होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे अपॉइंट करेगी। सेकंड, द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस कोड। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो यहाँ पे जो है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जा रहा है, यही है जो इस कोड के अंडर जितनी भी ड्यूटीज़ उसको दी गई हैं उनको डिस्चार्ज करेगा। मींस कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम होंगी या फंड कैसे बनाया जाएगा, पेंशन फंड कैसे बनाए जाएंगे, इनसे रिलेटेड सारा काम जो है इसी की सुपरविजन में, इसकी सुपरिटेंडेंस के अंडर होगा। तीसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑल्सो अपॉइंट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर टू असिस्ट द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को यहाँ पे, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जा रहा है, इसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करेगी इसको हेल्प करने के लिए। फोर्थ, द सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड जो है, ये सेंट्रल बोर्ड सारा जो है गवर्नमेंट नहीं, ये जो सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे बना हुआ है ये चाहे तो इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर सकता है, जैसे एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा
उसको असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल भी बनाया जाएगा। डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हो सकता है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हो सकता है। तो ये सारे एडिशनल, डिप्टी, रीजनल, ये असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल बोर्ड, ताकि अच्छे से जो है प्रोविडेंट फंड जो है से रिलेटेड स्कीम जो है इंडिया में बनाई जा सके। इसके अलावा नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर और एनी अदर ऑफ पोस्ट अंडर द सेंट्रल बोर्ड कैरिंग अ स्केल ऑफ पे इक्विवेलेंट टू द स्केल ऑफ पे any group A or B post under the central government shall be made except after the consultation of the Union Public Service Commission। जितनी भी पोस्ट है यहाँ पे आपने देखी, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट करते टाइम आपको अगर ए या बी ग्रुप के जितने भी आप ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, ये तब तक अपॉइंट नहीं होंगे जब आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंसल्टेशन नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे बात जो है बोली गई है। प्रोविडेंट इसके अलावा ये थोड़ी सी बात हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच कंसल्टेशन, और इन कंडीशन में यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट ऑफिसर्स जितने भी हैं, जब भी इनको अपॉइंट करेंगे या ए या बी ग्रुप के जितने भी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, तो आपको यूपीएससी की जो है कंसल्टेशन लेनी है। लेकिन इन केसेस में आपको नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो पहले ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का मेंबर है, और या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी ए ग्रुप या बी ग्रुप पोस्ट की सर्विस का मेंबर है, तो उस कंडीशन में फिर आपको कंसल्टेशन करने की जरूरत जो है नहीं है। इसके अलावा द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड, डिसिप्लिन, अदर कंडीशन जो है वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ चीफ अकाउंट ऑफिसर शैल बी सच स्पेसिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो आपके पास सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, चीफ अकाउंट ऑफिसर है, इनसे रिलेटेड रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, डिसिप्लिन और अदर कंडीशन जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इसके अलावा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंसेस ऑफ जितने भी बाकी हैं, जैसे एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, इनकी भी जितनी भी रिक्रूटमेंट की कंडीशन है, सैलरी की, अलाउंसेस की है, ये सेंट्रल बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ जो है यहाँ पे बनाएगा। तो ये आपको यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट को पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको इतना इसमें डीप में नहीं जाना है। सिंपल वर्ड में यहाँ पे आपने अपनी बात को लिखना है। अब यहाँ पे है स्कीम एंड फंड। तो कौन कौन सी स्कीम यहाँ पे बनाई जाएंगी और कौन कौन से फंड यहाँ पे बनाए जाएंगे, अब इसके बारे में बात जो है करते हैं। तो स्कीम्स जो हैं, देखिए सेक्शन 15 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन ए फ्रेम अ स्कीम टू कॉल्ड अ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन जो है एक स्कीम बना सकती है और स्कीम का नाम होगा, जैसे कि बनाई हुई है, प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इसको बोला जाएगा। विच प्रोविडेंट फंड शैल बी इस्टेब्लिश अंडर द चैप्टर फॉर द एम्प्लॉय और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय। जो कि किस पे लागू होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं या क्लास ऑफ एम्प्लॉय जो हैं उन सभी के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है बनाई जाएगी। सेकंड, फ्रेम अ स्कीम टू बी कॉल्ड अ एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग। इसके अलावा एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी बनाई जाएगी। एक तो प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाई जाएगी और दूसरा जो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी, आप सुपर एनुएशन पेंशन, सुपर एनुएशन का मतलब सिंपल भाषा में रिटायरमेंट होता है, तो उससे रिलेटेड पेंशन, रिटायरिंग पेंशन और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। अगर काम करते टाइम किसी को परमानेंट इंजरी हो जाती है तो उस टाइम उसकी पेंशन, या एम्प्लॉय ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच चैप्टर रिप्लाई, तो इन सभी के लिए पेंशन स्कीम जो है बनाई जाएगी। रिटायरमेंट पेंशन होगी या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन होगी, इस तरीके की पेंशन यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा विडो और विडो पेंशन के से रिलेटेड भी स्कीम बनाई जाएगी। चिल्ड्रन पेंशन से रिलेटेड स्कीम बनाई जाएगी। ऑर्फन पेंशन से रिलेटेड स्कीम जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी। इसके अलावा नॉमिनी पेंशन, अगर कोई भी वहाँ पे नहीं है तो नॉमिनी के लिए पेंशन का प्रोविज़न वहाँ पे, इन सभी मैटर्स के लिए स्कीम यहाँ पे बनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ और स्कीम यहाँ पे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई जाएगी, जिससे सारे लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है एम्प्लॉयज़ को और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। तो देखिए कितनी सारी स्कीम है यहाँ पे जो बनाई जा रही हैं। इसके अलावा फ्रेम एनी अदर स्कीम
फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल, इसके अलावा और कोई भी स्कीम जिसका पर्पस सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो वो बनाई जा सकती हैं। तो मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि किससे रिलेटेड स्कीम बनाई जाएगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाई जाएगी। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाएगा। दूसरा वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बनाएगा। तीसरा वो स्कीम बनाएगा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है वहाँ पे बनाएगा। इसके अलावा और कोई भी स्कीम जिससे जो है सोशल सिक्योरिटी जो है इनहेंस हो रही हो वो स्कीमें भी यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। सेक्शन 15 प्रोवाइड द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम सच फंड शैल बी वेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के पास ही ये सारे फंड जो है यहाँ पे रहेंगे। कुछ केस हैं यहाँ पे, उनको देख सकते हैं आप। महावीर मित्तल मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जयपुर इंडियन लेबर cases. It was held by the Rajasthan High Court that the place for which scheme should be prepared and implemented will be clearly mentioned. तो किस प्लेस के लिए स्कीम आप बना रहे हो, किस एरिया के लिए स्कीम आप बना रहे हो, कौन से एरिया के लिए बना रहे हो, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। नाथूलाल गोवर्धन रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इस यहाँ पे बोलता है इट वॉज हेल्ड दैट द वंस द एम्प्लॉयर हैज़ डिडक्टेड द अमाउंट फ्रॉम हिज वेजेस बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बार अगर एम्प्लॉयर जो है हैज़ डिडक्टेड द अमाउंट फ्रॉम द वेजेस बाय, अगर एम्प्लॉयज़ की उसका वेजेस वो अगर वो काटता है और एम्प्लॉयर शुड आल्सो इक्वली बाउंड टू, एक बार एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पोर्शन काटता है तो एम्प्लॉयर शुड आल्सो भी इक्वली बाउंड टू कंट्रीब्यूट हिज शेयर, उसके बाद वो भी इक्वली लायबल वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए हो सकता है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये जो आपके पास प्रोविडेंट फंड होता है, इसका सीधा सा फंडा ये है कि जितना कंट्रीब्यूशन जहाँ पे एम्प्लॉय करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एम्प्लॉयर करेगा, और ये सारा पैसा जो है सेंट्रल बोर्ड के पास रहेगा और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको दे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे फंड कौन कौन से हैं। तो फंड यहाँ पे कौन कौन से फंड बनेंगे, तो बिल्कुल इजी है। सेक्शन 16 के अंडर जो है फंड यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए फंड बहुत इजी है यहाँ पे। द प्रोविडेंट फंड स्कीम इस्टेब्लिश अ प्रोविडेंट फंड वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी 10%। तो जो फंड बनाया जाएगा उसमें एक प्रोविडेंट फंड स्कीम होगी। प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर प्रोविडेंट फंड जो है इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है शैल बी 10%, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सैलरी का जो वेजेस को दीजिए उसका 10%, और इतना ही कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे एम्प्लॉय भी करेगा। सीधी सी बात है। तो प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर जो फंड रेडी होगा उसमें दो अमाउंट डाले जाएंगे। एक अमाउंट एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉय की सैलरी का 10%, और इतना ही कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे एम्प्लॉय भी करेगा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की सैलरी का 10% जो है यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड यहाँ पे है, बाकी आपने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड आपके पास यहाँ पे आप पेंशन स्कीम देखिए, आपने पेंशन स्कीम के अंडर भी एक फंड बनाया जाएगा, और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन बताया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू विच वेयर शैल बी पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉयर हु इज मेंबर ऑफ द पेंशन स्कीम। तो जो भी पेंशन स्कीम का मेंबर है उसका फंड यहाँ पे लिया जाएगा। कितना फंड यहाँ पे होगा, सच सम फॉर द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर क्लॉज नॉट एक्सीडिंग इक्वल एंड 1/3% ऑफ द टोटल वेजेस परसेंट। तो 8 and 1/3% ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है करेगा। तो एम्प्लॉय की जितनी वेजेस यहाँ पे है उसका 8 and 1/3% जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है इस पेंशन स्कीम में डालेगा, इस फंड में डालेगा। सच सम पेबल एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड एज मे बी स्पेसिफाइड दस पेंशन स्कीम में बाय द नोटिफिकेशन एक्सेप्टेड एस्टैब्लिशमेंट अंडर द सेक्शन 143। इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पशन इसमें दी जा सकती है और फंड यहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है। सच सम एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएट पार्लियामेंट बाय द, इसके अलावा और पार्लियामेंट का कोई भी लॉ यहाँ पे हो सकता है, या कोई भी किस तरीके का अमाउंट यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो वहाँ पे डाल सकती है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि एम्प्लॉयर जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करेगा। इंश्योरेंस स्कीम भी होगी। तो इंश्योरेंस तो 3 फंड यहाँ पे आपको मोटे मोटे बनाए जा रहे हैं, उसमें से अब एक तो जो है प्रोविडेंट फंड हो गया, दूसरा पेंशन फंड हो गया, और तीसरा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस स्कीम के अंडर भी एक डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड बनाया जाएगा, स्पेसिफाइड इन द स्कीम बाय द गवर्नमेंट इनटू विच देयर शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू whom he is employer, such amount not being more than 1% of the wages of the such percent of wages of any
एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सीधा सी चीज़ आपको यहाँ समझानी है कि इंश्योरेंस स्कीम के अंडर एक डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड बनाया जाएगा। इसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी का 1% जो है इसमें डालेगा एज इंश्योरेंस, और जितने भी लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट होंगे या अदर बेनिफिट होंगे फिर यहाँ पे वो दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, द पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस फंड वेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड इन द मैनर में बी स्पेसिफाइड रिस्पेक्टिव स्कीम। तो ये जितने भी प्रोविडेंट फंड बनाया गया, पेंशन फंड बनाया गया, इंश्योरेंस फंड बनाया गया, ये एडमिनिस्ट्रेट, इनका प्रशासन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ही होगा, वो ही देखेगा। फंड मीन्स प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड विल बी स्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये तो आपने सारा यहाँ पे पढ़ लिया। तो बेसिकली ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है इसके अंडर जो है 3 बेसिकली फंड बनाए गए, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। इनके तहत जो है एक प्रोविडेंट फंड दिया जाता है एट द रिटायरमेंट, पेंशन फंड जिसमें पेंशन जो है हर महीने दी जाती है, और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड जिसमें कि सारे इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट या अदर बेनिफिट जो है उसको दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।